नमस्कार दोस्तों। ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो है बायोलॉजी समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान तो जैसे मेरे द्वारा पहले भी पढ़ाया जा चुका है, परीक्षा वाणी का। आप लोग उसको पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन ये क्या है कि जो जीएस 1 लाख में दिया गया है, समझ लीजिए कि परीक्षा वाणी के एक 60 नोट्स हैं। वैसे अगर आपको पूरा लाभ लेना है परीक्षावाड़ी से, जो प्रश्न आते हैं जैसे पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी में हो गया या फिर वनडे एग्जाम में, जितने भी जहाँ जहाँ प्रश्न आते हैं हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आपको जो है परीक्षावाड़ी ही पढ़ना पड़ेगा। परीक्षावाड़ी पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हो कि परीक्षा की दृष्टि से हमको एक साथ नोट्स मिल जाए जहाँ से भी मतलब एक भी प्रश्न ना छूटे, उसके लिए है जीएस 1 लाख। तो इसके लिए जो है हमारी पहली सलाह होगी कि आपको परीक्षा वाणी पढ़ना चाहिए। परीक्षा वाणी एक बार नहीं, कम से कम उस किताब को आप 2-3 बार पढ़िए। एक बार में उससे पढ़ने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है। आप उसको 2-3 बार पढ़िए। उसके बाद उसमें भी जैसे 7 नोट्स दिए गए हैं, परीक्षा दृष्टि वाले बॉक्स में 7 नोट्स भी दिए गए हैं। तो 7 नोट्स भी पढ़िए, उसका 7 नोट्स बनाइए। उसके बाद जब परीक्षा आने वाली रहे, कोई जैसे 1 महीने बचा है या 2 महीने बचा है, तो उसके लिए जीएस 1 लाख पढ़िए। यहाँ भी जो है 7 नोट्स ही दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान हम लोग इसको पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बचा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग का लगभग लगभग जीएस वाला जो है पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई किताब होगी तो उसको पढ़ेंगे, नहीं तो सिर्फ मेंस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी बहुत ज़रूरी है। प्री की तैयारी आप करते रहिए। प्री का मटेरियल जो है, जो भी किताब ठीक ठाक हमको लगी, हमने सब पढ़ा दिया है। आप यहीं से प्री की तैयारी कर सकते हैं। प्री के लिए आपको ज़्यादा भागना नहीं है। आप अपना टाइम जो है मेंस के लिए दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं, आप जैसे मेंस का जो सिलेबस है, आप जब उसको उठाकर देखेंगे या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब आप उसको उठाकर देखेंगे आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। आप क्या प्री को पढ़कर ही मेंस निकाल सकते हैं? तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग के इसको सबसे पहले इसका वो देख लेते हैं कि चैप्टर सिलेबस। इसमें जो विषय सूची दी गई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सबसे पहला इसमें जो पार्ट है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि ये भारतीय संविधान कहाँ से मतलब इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, उसके स्रोत दिए गए हैं, कौन कौन से अधिनियम के प्रावधान आए हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, वो सब पूरा दिया गया है। दूसरा इसमें कि संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताएं दिया गया है। उद्देश्य क्या, यानी प्रस्तावना तो है ही, आप लोग जानते ही हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, नागरिकता है, मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य हैं, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका हैं, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका हैं। इसके बाद इसमें जो अगला चैप्टर है, न्यायपालिका, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है, पंचायती राज है, संवैधानिक निकाय। इसको आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब इसमें जैसे अलग अलग से जो दिए गए पार्ट वाइज, उसको देख लीजिएगा। आगे है गैर संवैधानिक निकाय एवं अन्य संस्थाएं दिया गया है, केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं दी गई हैं, निर्वाचन आयोग था, राजनीतिक दल दिए गए हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, राजभाषा दी गई है, आपात उपबंध दिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, विदेश नीति दी गई है, विविध तथ्य दिए गए हैं। और आगे इसी में दिया गया है कि संविधान के प्रमुख भाग दिए गए, अनुच्छेद, अनुसूची एवं प्रमुख संविधान संशोधन दिए गए हैं। सबसे लास्ट में है राजनीतिक एवं संवैधानिक संबंध शब्दावली दी गई है। तो ये इस तरह से हम लोग इतना चीज इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्मित कैसे हुआ, उसका इतिहास कैसा है, तो उसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो इसको पढ़ते हैं आगे कि लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं हैं। प्राचीन भारत में
अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो है लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। प्लासीक युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई। अब आगे दिया ही गया है कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, मतलब किन किन अधिनियम और चार्टर के माध्यम से हुआ था, उसको क्रमवाइज दिया गया है कि भारत में संवैधानिक विकास सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, इसके बाद है अधिनियम 1786, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, भारत शासन अधिनियम 1800, सॉरी इधर से क्रम चल रहा है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब जो क्रम दिया गया है उसी को जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में दिया गया है कि भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। उस अधिनियम का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य संख्या कितनी थी? 4 हो गई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। इसके बाद दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कौन कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे उसमें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। कहाँ पर? प्रीवी काउंसिल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इसके बाद है अधिनियम 1786।
इसमें दिया गया है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 के अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? 1786 के अधिनियम से। इसके बाद दिए गए चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्ष के लिए। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1793 का चार्टर अधिनियम से। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? चार्टर अधिनियम 1793 के माध्यम से। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें दिए गए हैं किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? 1813 के चार्टर के द्वारा। भारत में ईसाई धर्म की प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। किस चार्टर के द्वारा जो है भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1813 में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833। इसमें दिए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वह चार्टर जिसने बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्वाचित शक्ति को समाप्त कर दिया था? 1833 का चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया है या किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? धारा 87 से। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 से। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ जो कि चौथा सदस्य था के रूप में इसका जो प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? मैकाले को। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इसमें दिए गया है पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। किस एक्ट द्वारा जो है विधि निर्माण के लिए भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी, मैकाले समिति की। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? 1853 के चार्टर एक्ट से। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया? 1853 के अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें दिए गए ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1858 ईस्वी में। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत के
राज्य सचिव को किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिए गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद का। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? कि उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना, यानी कि वो जो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो है सदस्य होता था, तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता था। इसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें दिए गया है कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? 1861 के अधिनियम के माध्यम से। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को। किस अधिनियम द्वारा जो है मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत जो है लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी विभागीय प्रणाली की। 1861वें भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? न्यूनतम 6 होने चाहिए तथा अधिकतम जो है 12 सदस्य। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष का था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान की परिषदें थी 3 थे। बंगाल में स्थापना हुई थी 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में सीमा प्रांत जो है 1866 ईस्वी में, पंजाब में 1897 में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके बाद ये वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी कि पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थे। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें दिए गए केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्य। बंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? अधिकतम 20 सदस्य। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना होता था? 2 वर्ष का। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीत अपनाई गई थी? परोक्ष निर्वाचन नीति की। किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
इसके बाद ये कि 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाना था। विश्वविद्यालयों से नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था? प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय थी के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति कैसी थी? परामर्शदात्री परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें दिए गए है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माल्ले मिंटो सुधार के नाम से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? जनवरी 1910 में। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी। कितना? 60 सदस्य। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 69 सदस्य। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मिंटो ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? एटी अरुणडेल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद है कि 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था कि सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? 3 थे। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1909 की आधार सामग्री क्या थी? मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड रिपोर्ट, जो कि कब आई थी? 1918 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना सभा व्यवस्था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पारित किया गया दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को बनाया था? द्वैध शासन प्रणाली को। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय में। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार
किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था, न्याय गमन नियमों के अनुसार। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान मत किसका होता था? केंद्र सरकार का। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की होती थी? एक सदनी थी। किस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? सिखों के लिए, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष का। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति नहीं थी गवर्नर में। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब में। मंत्री गवर्नर के पश्चात पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था 5 वर्ष के लिए। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, यानी कि आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, 3 से जो है मतलब 3 हो गई थी, 2 से बढ़ाकर। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर। किस अधिनियम द्वारा जो है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे। कौन कौन से विषय थे? नाविक, सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि थे। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्यवर्गीयों द्वारा। आगे की मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। भारत का गवर्नर
जनरल राज भी करता है और शासन भी। यह कथन संबंधित है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों को संदर्भ में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम जो है भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? महात्मा गांधी का कथन है ये। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें दिए गए भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 का पारित किया था अगस्त 1935 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 माध्यम से। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद था, अनुसूची कितनी थी? 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियां थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था कि अंगीकरण यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। इसके बाद दिए गए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रित था प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तीन बनाई गई सूची थे। संघीय सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में जो है 54 विषय थे तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय कौन कौन से? सशस्त्र सेनाएं, डाकतार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय था उसकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल था उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? भारत सचिव के। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल यानी कि व्यवस्थापिका कितनी सदनी थी? द्विसदनी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल यानी कि केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या कितनी थी? उच्च सदन में 260 था, निम्न सदन में 375 सदस्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 5 वर्ष का। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 था, न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन करने की शक्ति नहीं थी ब्रिटिश संसद को। 1935 के अधिनियम के
अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? मंत्रिमंडल को। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? विधानसभा के प्रति। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था गवर्नर करता था। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हो किसकी अनुमति आवश्यक थी? गवर्नर की। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास था संयुक्त प्रांत यानी कि आधुनिक का उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में किस रूप में समावेश किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? गवर्नर जनरल के द्वारा यानी कि वायसराय। 1935 के अधिनियम के अधीन संघ था। इसमें सम्मिलित इकाइयों के मत संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय न्यायालय। ये कहाँ पर था? दिल्ली में। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया था? 1935 के भारतीय अधिनियम से। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश था, 2 अन्य न्यायाधीश। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई थी 65 वर्ष। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी प्रारंभिक भी थी, अपीली तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का आज्ञा पत्र कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? लॉर्ड लिल्लिडगो ने कहा था। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। इसके बाद है क्रिप्स मिशन 1942 आया था। तो क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942 ईस्वी में। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संबंध में किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा? क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन में जो है यह प्रदान किया गया था। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी, यह प्रस्ताव ला गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। इसके बाद है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत प्रदान किया कैबिनेट मिशन 1946।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्वाची परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करता था। किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था कैबिनेट मिशन ने। किस मिशन के अंतर्गत जो भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या थी कितनी थी? 389 थी। इसके बाद है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? 296 थी। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? 4। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों में से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 93 थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात किया गया था? 3, जिसमें मुस्लिम थे, सिख व सामान्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। इसके बाद है भारत में अंतरिम सरकार का गठन। तो कैसे किया गया था? तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन जो है किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? 14, जिसमें 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख एवं 1 पारसी थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? 5। अब आगे है अंतरिम सरकार 1946, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल थे उसकी सूची दी गई है। तो इसमें है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, ये जो है उपाध्यक्ष थे। इनके पास जो है विदेश व राष्ट्रमंडल मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो है गृह, सूचना, प्रसारण विभाग व रियासत था। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग थे, इनके पास वित्त विभाग था। बलदेव सिंह के पास जो है रक्षा विभाग था। जान मथाई के पास जो है उद्योग और आपूर्ति विभाग था। श्री राजगोपालाचारी पास शिक्षा विभाग था। गजनफर अली जो कि मुस्लिम लीग से थे, इनके पास जो है स्वास्थ्य विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग थे, इनके पास विधि विभाग था। सी एच भाभक के पास जो है कारखान तथा बंदरगाह था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग था। अरुआ आसफ अली के पास रेलवे विभाग। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग। आई आई चुंदरीगर ये जो मुस्लिम लीग थे, इनके पास जो है वाणिज्य विभाग था। इसके बाद है अब्दुल रब निस्तार जो कि मुस्लिम लीग थे, इनके पास था डाक एवं संचार विभाग। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें दिए गए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड में किस तिथि को पारित किया गया था? 16 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी था 15 अगस्त 1947 ईस्वी से। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? माउंटबेटन योजना पर। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद दिए गए है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। इसमें दिए गए है कि जवाहरलाल नेहरू पास क्या था? जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल था, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद के पास जो है शिक्षा विभाग था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास विधि था। इसके पहले जो है विधि विभाग किसके पास था? जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। डॉक्टर जॉन मथाई के पास जो है रेलवे एवं परिवहन था। जगजीवन राम के पास जो है श्रम था। इनके पास जो है अंतरिम सरकार में भी जो है श्रम विभाग था। सरदार वल्लभ सरदार बलदेव सिंह के पास भी जो है रक्षा विभाग था, और जो अंतरिम सरकार थी उसमें भी ये जो है रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति। इसके पहले था जॉन मथाई के पास। आर के खट्टू के पास वित्त विभाग, जो कि कौन देखता था इसके पास? इसके पहले लियाकत अली। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? गजनफर के पास था। सी एच भाभा के पास वाणिज्य आ गया। वाणिज्य विभाग किसके पास था? शायद उनके पास था चुंदरीके के पास। रफी अहमद किदवई संचार। एनवी गाडगिल कारखान एवं ऊर्जा। कारखान कौन देखता था? सी एच भाभा देखते थे पहले। इसके बाद दिए गया है स्मरणीय तथ्य। इसमें दिए गया है कि 1600 का राजलेख यानी कि चार्टर जो है 31 दिसंबर 1600 को आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1783 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 1786 का अधिनियम जो आया था 1786 में। प्रथम चार्टर एक्ट आता है 1793 में। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। तृतीय चार्टर एक्ट जो है 1833 में। चतुर्थ चार्टर एक्ट जो है 1853 में। भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 में। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 में। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तृतीय भारत परिषद अधिनियम, इसको जो है मार्लेमेंटो सुधार के आते 1909 में आता है। भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू जोन्स फोर्ड सुधार के आते 1919 ईस्वी में आता है। साइमन आयोग का गठन जो है नवंबर 1927 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिस मिशन जो है 1942 ईस्वी में। बेबेल योजना जो है 14 जून 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन जो है 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 ईस्वी। कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में। इस तरह से जो है भारतीय संविधान जो पहला चैप्टर था कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो जो है समाप्त होती है। अगला चैप्टर हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।